नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एनसीवीटी आईटीआई के आपके अभी एग्ज़ाम होने हैं और इम्पोर्टेंट क्लास की वीडियो लेकर एक बार आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। ये हमारी क्लास नंबर 18 है इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए। इससे पहले 17 क्लासेज हो चुकी है। आप इसी क्लास से हमारे साथ जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर उन सभी 17 क्लासेज को भी अटेंड करें, क्योंकि उनमें पहले बात जो 12 क्लास है वो टॉपिक वाइज है। टोटल आपको 20 क्लासेज देंगे जिनमें क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और आपके पेपर में जो थ्योरी के 38 क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे आपको इन्हीं क्लासेज में से देखने को मिल जाएंगे। एग्ज़ाम से पहले आप ये 20 क्लासेज में जो क्वेश्चन हम थ्योरी के आपको बताएंगे उनको पढ़ करके ज़रूर जाना। आप चैनल से अगर इसी क्लास से हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और रिक्वेस्ट रहेगी कि ये क्लास अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, उन तक भी पहुँचाइए ताकि वो भी कनेक्ट हो सकें, जुड़ सकें और क्लास में बताए गए क्वेश्चंस को वो अच्छे से पढ़ सकें। पहले तो आपको बता दूं कि मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट वाले वो कवर अप हो चुके हैं पहले की क्लासेज में। फिर भी कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, वो इन एक्स्ट्रा क्लासेज में आपको करवा रहे हैं और अगली 2 क्लास में लगभग ये कवर अप हो जाएंगे। तो सारी 20 क्लास आप देख लेना, 38 क्वेश्चन आपके आएंगे और देखने को मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल देखो, जो पवन ऊर्जा उत्पादन होता है, इंग्लिश में विंड पावर बोलते हैं इसे, उसमें कौन सी डिवाइस हवा की गति को महसूस करती है। देखो, स्पीड सेंसर लगता है एक, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में गवर्नर लगता है जो टरबाइन पर लोड को कंट्रोल करता है, क्योंकि हवाई तो है जो टरबाइन को कंट्रोल करेगी, क्योंकि फ्रिक्वेंसी को कांस्टेंट रखना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि टरबाइन में एक कंट्रोलर डालते हैं, टरबाइन कंट्रोलर बोल सकते हो, जो कि विंड सेंसर होता है एक तरह से, और टेक्निकल भाषा में या शॉर्ट शब्द में आप इसे गवर्नर बोल सकते हैं। निगरानी रखने का काम यही कर रहा है। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में गवर्नर होता है ना, यहाँ इसे टरबाइन कंट्रोलर कहा जाता है। बी उत्तर करके आना, क्वेश्चन बहुत शानदार है, पेपर में रिपीट हो सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों आपको क्वेश्चन में दिखाई दे जाए। शानदार क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ कर आना। और देखो, किस बिजली उत्पादन संयंत्र के संचालन में अधिक विश्वसनीयता है। देखो, मोर रिलायबल पूछ रहे हैं ना। रिलायबल एक तरह से ये है कि हाँ, ज़्यादा इसमें कंजप्शन नहीं होता, ऑक्सिलरी कंजप्शन नहीं होता, या यूँ कहें कि इसमें ज़्यादा कोई बोलते हैं ना कॉम्पेबिलिटी नहीं है, संरचना जटिल नहीं होती है, सिंपल काम है, पावर प्लांट है, बस स्टार्टअप करो और तुरंत स्टार्ट हो जाता है, तो वो एक तरह से रिलायबल कहलाते हैं वैसे तो यहाँ पर हमें करना है हाइड्रो, ठीक है। यानी अगर अपन बात करें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, तो बाकी दोनों तीनों ऑप्शंस के हिसाब से वैसे भी अपन इसको देख सकते हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक आपको इसका ऑप्शन करके आना है, ठीक है। मोर रिलायबल पूछ रहा है, हालांकि वैसे आपको ध्यान रखना है कि ये केवल पीक लोड प्लांट की श्रेणी में आते हैं, बेस लोड प्लांट की श्रेणी में नहीं आते हैं, ठीक है। अगला सवाल, कौन से पावर प्लांट ऐसे हैं जिनमें भारी जल शुद्धि संयंत्र की आवश्यकता होती है, यानी हैवी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की ज़रूरत होती है। देखो, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 2 पावर प्लांट में होते हैं, थर्मल में भी होते हैं और न्यूक्लियर में भी होते हैं, जहाँ पानी को डीएम किया जाता है। बॉयलर की तरफ जाने वाला पानी पूरी तरह से डीमिनरलाइज होना चाहिए। तो अब यहाँ पर इसने देखो क्या लिखा है, हैवी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। जो थर्मल प्लांट होता है उसमें हैवी वाटर नहीं होता, नॉर्मली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के नाम से उसे जानते हैं या डीएम प्लांट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको न्यूक्लियर करना है, क्योंकि बड़ी मात्रा में पानी को आपको डीएम करना है, ठीक है। तो डी उत्तर आपका यहाँ सही रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आ सकता है क्वेश्चन, पढ़ लेना। आईटीआई करने के बाद देखो कंपटीशन का एग्ज़ाम ही देना है, तो तैयारी तो अभी से करेंगे तो ही होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत बड़ा है आजकल। देखो, परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणु विखंडन के लिए प्रयुक्त परमाणु सामग्री कौन सी है। 3 न्यूक्लियर हम काम में लेते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन तो है थोरियम और 2 और बता देता हूँ मैं आपको। उनमें से एक है यूरेनियम, कंपटीशन वालों में आ जाएगा, आपके तो चेंज नहीं होगा, घबराना मत ज़्यादा, आईटीआई वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ। ऑप्शन भी चेंज नहीं होता, नाम भी चेंज नहीं होता, तो आपको तो थोरियम देखने को मिल जाएगा, आप थोरियम ही करके आना। लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम की तरफ जाओ तो थोड़ा ध्यान रखना। तो दूसरा इसमें और होता है, वो है प्लूटोनियम। टोटल होते हैं 3, यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम।
बाकी 2 ऑप्शन में थे नहीं, ठीक है। अगला सवाल देखो, पन बिजली घर में पेन स्टॉक का काम क्या है। हाइड्रो पावर प्लांट जो होते हैं ना, उनमें पेन स्टॉक पूछा है। दरअसल पेन स्टॉक जो है ना, ये ऐसे जैसे डैम है, फिर यहाँ पर आपका सर्ज टैंक हो गया, फिर वाल्व हाउस हो गया, तो ये जो ट्यूब है ना, ये पेन स्टॉक कहलाती है। इस तरह से जो जुड़ी हुई है वो, यहाँ पर फिर वो टेल रेस और टरबाइन, और फिर है ना हेड रेस, और फिर टरबाइन, और फिर टेल रेस, है ना। कार्यप्रणाली तो आपने पूरी पढ़ी रखी होगी। तो पेन स्टॉक देखो, यहाँ से पानी ले जाने का काम टरबाइन तक इसी का है, ठीक है। वाल्व हाउस है, सर्ज टैंक है, और ये वाल्व हाउस है। सर्ज टैंक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आता है, तो वो वाटर हैमरिंग से बचाता है, ठीक। अभी इसका काम आपको करना है बी, टरबाइन तक पानी ले जाने का काम इसी का है, ठीक है। टरबाइन तक पानी पहुंचाना, वाटर डिलीवर करना या ले जाना एक ही बात है, कैरीज आउट आएगा, ठीक है। अच्छा है क्वेश्चन, पेन स्टॉक का क्वेश्चन आ सकता है, पढ़ लेना। कंपटीशन एग्जाम में तो इसके क्वेश्चंस और भी आते हैं, बताएंगे उस तरीके के क्वेश्चन भी। अगला सवाल, गैर परंपरागत ऊर्जा सोर्स इनमें से कौन सा है। 2 होते हैं देखो, एक है आपका नॉन कन्वेंशनल और एक होता है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब है जिसको हम पुरानी रूढ़िवादी विधियों से लाइट पैदा करते आ रहे हैं, जिसमें 3 इम्पोर्टेंट है। थर्मल, जहाँ कोयले से लाइट बनती है। न्यूक्लियर, जहाँ परमाणुओं के विखंडन से हम ऊष्मा पैदा करके फिर वही आगे स्टीम बना करके सारा काम। और डीजल गैस वाला। इसके अलावा जितने भी है ये सारे के सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले हैं, वो सारे नॉन कन्वेंशनल यानी गैर परंपरागत में आएंगे, ठीक है। तो गैर परंपरागत को रिन्यूएबल बोलते हैं, जिनको फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपका सोलर वाला सिस्टम आ जाएगा, सन रेज आएगा, सूर्य की किरणें, ठीक है। बी ऑप्शन कर देना, जो सोलर होता है वो हम गैर परंपरागत की श्रेणी में रखते हैं। अगला सवाल देखिए, थर्मल पावर प्लांट में, स्टीम पावर प्लांट में कौन सा घटक ऐसा है जो फ्लू गैस से फीड वाटर को गर्म करता है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपरों में वाइस वर्सा आता है। वाइस वर्सा समझते हो क्या, ये ऑप्शन देकर वो ऑप्शन देकर ये। सवाल पेपर वाला आपसे ये पूछता है कि एक स्टीम पावर प्लांट में इकोनोमाइज़र का काम क्या है, और यहाँ आपको दे दिया कि ये काम करता कौन है। वैसे ही देखो, बॉयलर का काम क्या है, पानी से वाष्प यानी पानी को भाप में कन्वर्ट करना। सुपर हीटर क्या करता है, जो सैचुरेटेड स्टीम आती है या स्टीम में नमी को हटाना, ठीक है। और एयर प्री हीटर, जो बॉयलर के लिए एयर जा रही है उस एयर को गर्म करना, ताकि वो वहाँ जो ऐसे पाउडर्ड कोयला गिरता है, चूर्णित कोयला बोलते हैं, उसमें आग में सहायक हो। तो वैसे काम भी दूसरे अगर याद रखेंगे तो भी उत्तर आ जाएगा। बी ऑप्शन करके आना, इकोनोमाइज़र बोलते हैं। ये बॉयलर की दक्षता बढ़ाता है, साथ में ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि बॉयलर के पास जो स्टीम के लिए तैयार होकर जाता है पानी पहले से ही, तो उसमें से। अगला सवाल देखो, सोलर पैनल में बिजली का उत्पादन कैसे होता है। बहुत सिंपल है, पीवी सिस्टम होता है। सोलर अर्रे बोलते हैं इनको, जो सीरीज पैरेलल में लगी रहती है। जैसे ही सूर्य की किरणें इन फोटोवोल्टेइक सेल से टकराती है, वो उस सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। सही आंसर आपका इसका डी आएगा कि जब सूरज की किरणें फोटोवोल्टेइक सेल से टकराती है तो वो उसे कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं है। बस आराम से इनको देखते जाओ और पेपर में करके आ जाना। लगभग टॉपिक वाइज कंप्लीट करवा रखा है मैंने सारा, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो रह गए थे वो करवाए हैं, ठीक है। इन लगभग 20 क्लास में आपको क्वेश्चन रिपीटेड नहीं मिलेंगे, इसलिए सारी 20 क्लास आपको देख करके जानी है। अगला सवाल, परमाणु विखंडन के दौरान उत्पन्न होने वाली रेडियो एक्टिव किरणें जो होती हैं उनका प्रभाव क्या है। न्यूक्लियर पावर प्लांट का अगर आपसे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक पूछा जाए तो वो आपको बताना है ह्यूमन हेल्थ हज़ार्ड। स्वास्थ्य पर सबसे हानिकारक प्रभाव न्यूक्लियर पावर प्लांट का ही है। नंबर 2 पर आता है थर्मल, उसके बाद में आता है गैस और डीजल वाला। ठीक, तो क्रिएट हेल्थ हज़ार्ड इसका उत्तर करना बहुत ही मतलब ज़्यादा पोल्यूशन वाला होता है। यहाँ एम्प्लॉयज़ को नौकरी भी बहुत लंबे समय तक नहीं करवाई जाती। हालांकि हानिकारक तो या पोल्यूशन वाला तो थर्मल भी बहुत है। चलिए जी, अगला सवाल कहता है कि जो बायोमास होता है ना, उसमें
अवशेष क्या है? जैव द्रव्यमान जो होते हैं ना, उनमें घोल या सलरी बोलते हैं जिसको, ठीक है ना। निपटारा पानी के साथ जो चीज़ें मिली होती है ना, वो वाला इसका अवशेष कहलाता है, ठीक है। ए उत्तर कर देना, सलरी ऑप्शन आएगा, घोल बोलते हैं। चलिए जी अगला सवाल देखो, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है और जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये देखो रिजर्वेयर हो गया, फिर डैम हो गया, और उसके बाद में अच्छा इसका नाम ही पूछा है कि जो स्कीमेटिक डायग्राम में आपको एक्स से दिखाया गया है, ये नाम क्या है? तो ये है आपका सर्ज टैंक, ये है वाल्व हाउस, ये है पेन स्टॉक, यहाँ होता है हेड रेस, ये है टरबाइन, और यहाँ होता है टेल रेस। काम सबका ध्यान रखना। और यहीं एक और होता है, उसे बोलते हैं स्पिलवे, ठीक। किस किस को काम याद है? स्पिलवे और सर्ज टैंक का काम बता देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बी उत्तर कर देना, ये सर्ज टैंक है। वाल्व हाउस में ऑटो स्लाइस गेट होते हैं जो गवर्नर की दिशा निर्देश के अनुसार गेट को खोलते और बंद करते हैं, जो टरबाइन की ओर जाने वाले पानी को कंट्रोल करते हैं। PWR प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर होता है, और एक होता है BWR बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। ये दोनों ही न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर की तरह होते हैं, बॉयलर में होते हैं। सवाल पूछ रहा है कि फ़ायदा क्या है? PWR प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर होता है ना, इसकी डेंसिटी बहुत होती है, ठीक है ना। पावर डेंसिटी जो होती है वो वेरी हाई होती है, जल घनत्व सर्वाधिक होता है इसका। अगला सवाल, डिस्क पिन इंसुलेटर बाहरी सतह को ग्लेजिंग द्वारा क्यों बनाया जाता है और किनारों को अंदर की तरफ झुका रहता है? ग्लेजिंग का मतलब थोड़ी चमक वगैरह होती है, ठीक है। और बाहरी जो किनारे होते हैं ना, इनको झुका करके रखते हैं, इसलिए झुका कर रखते हैं कि बारिश में जैसे ही पानी इन पर गिरे तो वो तुरंत वहाँ से चला जाए, इस पर ना टिके। चिकनी ग्लेजिंग सरफेस होगी तो पानी उस पर नहीं टिकेगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सबको समझ में भी आ रहा होगा। जैसे ही पानी गिरा तुरंत चला जाए, क्योंकि अगर पानी वहाँ रहता है तो मॉइस्चर से, और लाइन में जब करंट फ्लो होती है तो तार गर्म होते हैं, तो वो वहाँ कार्बन पैदा करेंगे और कार्बन से वहाँ स्पार्क होना शुरू हो जाएगा, और फिर वो वहाँ से इंसुलेटर जो है वो पंचर हो जाएगा, ठीक है। तो डी उत्तर करके आना। वर्षा ऋतु में निरंतर जल प्रवाह को निष्क्रिय करते रहना, उसको साइड में डालता रहता है। अगला सवाल देखो, एल्यूमिनियम चालक होते हैं ना जो ACSR तार, इनको जॉइंट करना है। जॉइंट करने के इनके 4 तरीके होते हैं, और चारों में भी आगे 2-2 3-3 प्रकार और है। ये पूरी थ्योरी का चैप्टर है, वाइट बोर्ड क्लासेस पर तो हम भी आपको दे चुके हैं। दरअसल ये स्लीव वाला जॉइंट है। अगर स्लीव सीधी होती तब तो बोलते इसे स्ट्रेट जॉइंट स्लीव, और अगर टर्न लगा होता तो बोलते ट्विस्टेड। लेकिन यहाँ देखो कंप्रेस किया हुआ है, ये देखो ये रहा, ठीक है। यानी स्लीव वाला जॉइंट है और उसे हमने क्या कर रखा है? कंप्रेस कर रखा है। कंप्रेस मतलब होता है दबाना। सी उत्तर करना, कंप्रेशन जॉइंट फॉर ACSR। ACSR का पूरा नाम आ सकता है, ध्यान रखना, ITA वाले एग्ज़ाम में आ चुका है। ACSR मतलब है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, और बीच में स्टील का तार क्यों है इसका भी आ चुका है। ये टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए है, यांत्रिक सामर्थ्य बढ़ाता है, ठीक। जॉइंट वाला क्वेश्चन आ चुका है पेपरों में, तो आ भी सकता है, ठीक है। अगला सवाल देखो, क्या करे क्वेश्चन अपन से कि लाइन की समाप्ति पर कोनों के खंभों के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का इस्तेमाल करेंगे? देखो, जब वोल्टेज नहीं बताए कि किस वोल्टेज के लिए लेना है, तो डेड एंड या कॉर्नर का जब भी आए तो सेकल इंसुलेटर कर दिया करो। हालांकि HT और LT जब स्पेसिफाइड देता है तब तो फ़र्क रहता है। सेकल इंसुलेटर केवल LT लाइन के लिए ही हम जनरली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में जब ना दे तो आप सेकल इंसुलेटर ही कर देना, क्वेश्चन सही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला सवाल, ओवरहेड लाइनों में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम क्या है? देखो असाइनमेंट में अगर आप देखेंगे तो इंसुलेटरों के 3 डायग्राम दिए हुए और तीनों डायग्राम बार बार आ चुके हैं। एक में सस्पेंशन था, ये वही सेकल इंसुलेटर है जिसका अभी हम ऊपर वाले क्वेश्चन में बात करके आए हैं। एक डायग्राम और है जो सिंगल सेड पिन इंसुलेटर का है, एक सेकल इंसुलेटर का है, एक सस्पेंशन इंसुलेटर का है। तो ये आप देख रहे हैं डायग्राम, ये है आपका सेकल इंसुलेटर का, इसमें डी करना, और पिन इंसुलेटर और उनका भी है। तो तीनों में से एक आपके पेपर में ज़रूर क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा। हाँ यही है, आ गया ना। इस इंसुलेटर का नाम क्या है? तो ये सिंगल सेड पिन इंसुलेटर है, ठीक है, एकल सेड पिन इंसुलेटर है। डायग्राम को अच्छे से देख लो और क्वेश्चन याद कर लो, आएंगे। देखो डायग्राम वाले जितने भी है मोस्टली उनमें से दे ही देते हैं वो सवाल।
एसी पावर ट्रांसमिशन का बेनिफिट क्या है? भाई हम डीसी की अपेक्षा एसी ट्रांसमिट करते हैं ना, सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि हम एसी को इजीली स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं बाय यूजिंग ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करके आसानी से स्टेप अप करेंगे, स्टेप डाउन करेंगे, हो जाता है। जबकि एसी में नुकसान तो कई सारे होते हैं, जैसे स्किन इफेक्ट भी है, कोरोना भी है। चलो हो गया, इतना ही था। ठीक है, तो बस प्रिय विद्यार्थियों, इस क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक वाला बटन ज़रूर दबाएं, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक ये क्लास ज़रूर पहुंचाइए और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना। बहुत धन्यवाद।